नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं एक आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि जिस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझाया गया है। यह आर्टिकल V.N. एम्ले और J.P. जैन के द्वारा लिखी गई है और वर्ष 1965 में यह पब्लिश किया गया था। J.P. जैन की एक ब्रीडिंग की बुक है जिसमें इस टॉपिक को शामिल किया गया और सेम आर्टिकल वहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। लेकिन यूजी स्टैंडर्ड के हिसाब से यह टॉपिक थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कई चीज़ें, जो कि अंडर ग्रेजुएट BBSc के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आप देख पाएंगे, मैं इस आर्टिकल को जब दिखाऊंगा तो आप पाएंगे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किए गए हैं, जो कि यूजी स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। इतना ज़्यादा डिस्कस किया जाना उपयुक्त नहीं है। इस वजह से मैंने क्या किया है कि इस आर्टिकल को यूज करते हुए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि एक यूजी स्टूडेंट को, अंडर ग्रेजुएट BBSc स्टूडेंट को जिन चीज़ों को जानना चाहिए, उन चीज़ों को इसी आर्टिकल से निकालते हुए, यूज़ करते हुए इस आर्टिकल को मैंने एक नोट्स बनाया है। उस नोट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को आप एग्ज़ाम के अंदर आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मैं अब अपने दूसरे पेज पर आता हूं, जो कि इसी आर्टिकल के बेसिस पर बनाया गया है। यहाँ पर ब्रीड डेवलपमेंट मैं डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से न्यू ब्रीड का डेवलपमेंट किया जा सकता है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर जो मैंने इसका टॉपिक लिखा है, जो हेडिंग लिखा है, प्लान फॉर इवॉल्विंग ए न्यू ब्रीड ऑफ डेयरी कैटल बाय क्रॉसिंग इंडिजिनस एंड एक्जोटिक ब्रीड। तो वो सेम टॉपिक है जो कि J.P. जैन और एम्ले के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यदि कोई न्यू ब्रीड को इवॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हमारा गोल या एम क्या है उस न्यू ब्रीड को डेवलप करने का। तो जनरली इंडियन कंडीशन में जो हमारा एम होता है वह होता है कि जो भी एक्जोटिक जर्म प्लाज्म होंगे, एक्जोटिक जो एनिमल्स होते हैं, जो बाहर के एनिमल होते हैं, उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। तो जो बाहर के एक्जोटिक एनिमल है उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी को कंबाइन की जाए अपने देसी एनिमल के एडेप्टेशन के साथ। हमारे जो देसी कैटल हैं उनमें एडेप्टेशन काफ़ी अच्छा है। तो हमारे देसी एनिमल्स के एडेप्टेशन, एक्सट्रीम कंडीशन में रहने का एडेप्टेशन, साथ ही साथ जो एक्जोटिक एनिमल है उसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं हम और एक नया ब्रीड बनाना चाहते हैं जिसमें ये दोनों गुणों को समाहित किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले एम के बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद, हम ब्रीड को किस प्रकार से चूज करें, यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है। चॉइस ऑफ ब्रीड, चॉइस ऑफ ब्रीड में भी एक्जोटिक एनिमल को किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाए, कौन से एक्जोटिक एनिमल यूज किए जाए, क्योंकि एक्जोटिक कई सारे ऐसे ब्रीड है जो कि अच्छे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो शुरुआती जब इस न्यू ब्रीड को डेवलप करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग को अपनाया गया तो शुरू के समय में जर्सी को यूज किया गया, एक्सटेंसिवली यूज किया गया, और यह ध्यान दिया गया कि ऐसे ब्रीड को यूज किया जाए जिसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वह काफ़ी ज़्यादा हो। तो और साथ ही साथ उनका शरीर ज़्यादा लार्ज ना हो, बहुत बड़े जानवर ना हो, क्योंकि उन जो लार्ज साइज के एनिमल होते हैं उनकी फीड रिक्वायरमेंट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ हमारे जो देसी जानवर होते हैं उनका साइज कम होता है, तो उसकी वजह से डिस्टोकिया भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो शुरुआती समय में जर्सी को यूज किया गया और बाद में फिर हॉस्टिन फ्रिशियन एनिमल को भी हमारे इंडियन कंडीशन में यूज किया गया, क्योंकि हॉस्टिन फ्रिशियन का मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा था। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाता है, जब हम एक्जोटिक एनिमल को यूज करते हैं तो यहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है कि बुल्स में
एग्जॉटिक जो हम एनिमल यूज़ करते हैं जनरली हम मेल को यूज़ करते हैं, बूल, और बूल के भी सीमन को हम जनरली इंपोर्ट करते हैं। तो जो बूल है उसमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो, और साथ ही साथ हम एडिक्वेट नंबर में जो बूल को यूज करें, सायर को यूज करें, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इनब्रीडिंग कम से कम हो। तो यह एग्जॉटिक एनिमल को किस प्रकार, एग्जॉटिक स्टॉक को किस प्रकार से यूज करना चाहिए उसके बारे में यह चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस बुक के अंदर। साथ ही साथ इंडिजिनस स्टॉक किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए, हमारे देसी एनिमल को किस नस्ल को यूज कर सकते हैं। तो देसी एनिमल में जो हमारे इंडिजिनस लोकल एनिमल है उनमें डिजीज रेसिस्टेंस होना चाहिए, हार्डीनेस होना चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए, लोकल कंडीशन के लिए एडेप्टेशन होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन कंडीशन में एनिमल यूज किए जा सकते हैं वह रेड सिंधी और साहिवाल, इन दो ब्रीड के बारे में ऐसा कहा जाता है। यदि आप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल को डेवलप करना चाहते हैं जिसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो तो रेड सिंधी और साहिवाल को यूज किया जाना चाहिए। और यदि आप मेल में जो न्यू ब्रीड बना रहे हैं उसके मेल में ड्राफ्ट एबिलिटी भी अच्छी चाहते हैं तो उस कंडीशन में हरियाणा, अंगोल और कंगायम ये कुछ एक नस्ल है जिसे यूज किया जा सकता है। तो अब ब्रीडिंग स्टॉक कौन से देसी और एग्जॉटिक और देसी एनिमल को यूज किया जाए उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है कि लेवल ऑफ एग्जॉटिक इनहेरिटेंस कितना रखें। हम जो नए ब्रीड को बनाएंगे उसमें एग्जॉटिक इनहेरिटेंस कितना होना चाहिए, एग्जॉटिक ब्लड कितना होना चाहिए। तो रिसर्च के बाद यह कंक्लूजन निकाला गया कि जो एग्जॉटिक ब्लड है वह 58 यानी 62.5% से लेकर 50% तक, 50% से लेकर 62.5 यानी हाफ ब्रीड एग्जॉटिक को यूज़ करते हुए हाफ आप एग्जॉटिक इनहेरिटेंस रख सकते हैं वहाँ से लेकर 58 तक यानी 62.5% तक जो इस लेवल को रखा जाता है, एग्जॉटिक इनहेरिटेंस को रखा जाता है। तो जो नए ब्रीड बनाए जाते हैं उनमें परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तो एग्जॉटिक इनहेरिटेंस के बाद अब ब्रीडिंग प्लान किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो ब्रीडिंग प्लान के लिए जब आपने क्रॉस करवाने के बाद जो आपका F1 आता है उसमें आपको जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं जो आप रिक्वायर्ड है उसके बाद इंटरब्रीडिंग जो भी आपके क्रॉस डेवलप किए गए हैं उसमें उनके प्रोजेनी में इंटरब्रीडिंग और उसके साथ साथ इंटेंसिव सिलेक्शन यानी सिलेक्शन काफ़ी इंटेंसिव होगा। आपको एनिमल्स की रिकॉर्डिंग को रखते हुए अच्छे एनिमल को आइडेंटिफाई करते हुए इंटेंसिव वे में सिलेक्शन करते हुए और आगे जो प्रोजेनी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। तो यह था ब्रीडिंग प्लान। ब्रीडिंग प्लान के बाद अब हर्ड स्ट्रेंथ कितनी रखी जाए, हमारे पास कितनी संख्या में एनिमल होना चाहिए। तो प्रोजेनी टेस्टिंग के लिए जैसा कि मालूम है काफ़ी ज़्यादा संख्या में फीमेल्स चाहिए होती है, तो इस वजह से हर्ड स्ट्रेंथ आपको अच्छी रखनी होगी। तो हर्ड स्ट्रेंथ के बारे में यह कहा गया है कि आपको हर्ड स्ट्रेंथ जो है वह लगभग 200 से 300 F2 एडल्ट फीमेल आपको मेंटेन करना होगा और यहाँ से जनरेशन टू जनरेशन इस पॉपुलेशन को आपको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना होगा ताकि तब आप एक नए ब्रीड को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारा नया ब्रीड बन गया है। इसके तो ये थी बातें हार्ड स्ट्रेंथ की। इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ये जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है इन सारे पॉइंट को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट जो एग्जॉटिक और इंडिजिनस इन दोनों को कंबाइन करना। तो एग्जॉटिक जो एनिमल होंगे उनकी प्रोडक्शन पोटेंशियल और जो हमारे देसी एनिमल है उनकी एडेप्टेशन और डिजीज रेसिस्टेंस इन दोनों को कंबाइन करना होता है। न्यू ब्रीड बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है। इसके बाद एग्जॉटिक हम मेल यूज करते हैं और इंडिजिनस फीमेल यूज करते हैं। मेल क्यों यूज करते हैं एग्जॉटिक, क्योंकि मेल यूज करने पर हमें कम से कम एनिमल को इंपोर्ट करना होगा और साथ ही साथ हम सीमेन भी इंपोर्ट कर सकते हैं।
और यह वजह है कि हम जनरली एक्जोटिक मेल यूज करते हैं। एक्जोटिक ब्रीड में जर्सी और एचएफ यह इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जर्सी हिली एरिया में जनरली यूज की जाती हैं क्योंकि इनका स्मॉल साइज इनका स्मॉल होता है। हिली एरिया में इनको अडॉप्ट करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। और हॉस्टिन फ्रिसियन को प्लेन एरिया में रखा जाता है क्योंकि यदि हॉस्टिन फ्रिसियन लार्ज साइज की होती है, इसे यदि हिली एरिया में रखा जाए तो डिस्टोकिया और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, इंडिजीनस स्टॉक किस प्रकार से सेलेक्ट की जाए। तो यदि आप मिल्क पर्पस के लिए स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो साहिवाल, रेड सिंधी यूज किया जा सकता है। ड्राफ्ट के लिए हरियाणा अंगूर कंगायम ये कुछ एक नस्ल है जिसे यूज किया जा सकता है। लेवल ऑफ एक्जोटिक इनहेरिटेंस की बात की जाए तो हिली एरिया में 62.5% और प्लेन एरिया में 50% तक एक्जोटिक इनहेरिटेंस रखा जा सकता है। अब ये हिली एरिया में हमने एक्जोटिक इनहेरिटेंस बढ़ा क्यों दिया? क्योंकि हिली एरिया जो है थोड़े टेम्परेट कंडीशन के होते हैं, यानी ठंडे मौसम, वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो इस वजह से ऐसे रीजन में हम एक्जोटिक इनहेरिटेंस बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे जो एक्जोटिक एनिमल आते हैं वो जनरली टेम्परेट रीजन से आते हैं। इस वजह से उस एरिया में तो हम एक्जोटिक इनहेरिटेंस बढ़ा सकते हैं। प्लेन जो हमारा होता है वहाँ पर कंडीशन ट्रॉपिकल होता है, काफ़ी गर्मी होती है, तो इस एरिया में एक्जोटिक इनहेरिटेंस ज़्यादा बढ़ाने पर हमें समस्याएं आ सकती है, तो वहाँ पर हम एक्जोटिक इनहेरिटेंस 50% तक रखते हैं। इसके बाद ब्रीडिंग प्लान की बात हमने किया 4th स्टेप में, तो इंटेंसिव सिलेक्शन करेंगे और इंटर ब्रीडिंग करेंगे ऑफ स्प्रिंग के बीच में। इसके बाद लास्ट में हमने देखा कि हर्ड स्ट्रेंथ कितना रखेंगे, तो हर्ड स्ट्रेंथ में 200 से 300 तक हमें हर्ड स्ट्रेंथ को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि न्यू ब्रीड को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। यह जो मैंने लेक्चर बनाया है यह यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। ये यदि यूजी में किसी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।